खामोशी भाग 2। रास्ते भर सभी शांत थे। रिया पीछे की सीट पर सर लगाए झपकियां ले रही थी। आलोक ड्राइविंग कर रहा था और बगल वाली सीट पर बैठा पुराने समय की यादों में उलझता जा रहा था। कॉलेज के दिनों में जब आरुष पीजी फाइनल का छात्र था, तब उस समय इस लड़की ने पीजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। यूँ तो सीनियर स्टूडेंट द्वारा जूनियर स्टूडेंट के साथ रैगिंग किया जाना आम बात है। हालांकि रैगिंग एक अपराध है। सुन यार, रिया बता रही है कि रूम नंबर 305 में कुछ स्टूडेंट्स मिलकर न्यू स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं। ऋतिक ने कैंटीन से अंदर आते हुए आरुष ने फ़ोन में ही झुके हुए कहा। रिया क्या कर रही है? ऋतिक ने टेबल पर दोनों हाथ रखकर झुकते हुए कहा। मेरे सोना, वो हमारा असाइनमेंट कंप्लीट कर रही है। उसको शिवम ने बताया था और शिवम उनको रोकने भी गया था, पर वह नहीं माने। और तू तो जानता है, वैभव ने तो तुझसे पंगा लेने को उधार बैठा रहता है। आरुष ऋतिक के साथ जाने लगता है, तभी पीछे से कैंटीन में काम करने वाला टीटू हाथ में पकड़ी हुई ट्रे को टेबल पर रखते हुए कंधे उचकाते हुए बोला। आज फिर से वैभव भैया चाय मांगेंगे और चाय का गिलास फिर से तोड़ेंगे। ऋतिक बिना पीछे मुड़े टीटू से माथा खुजाते हुए बोला। बाबू, इसलिए तो कहता हूँ हर बार, और इस बार भी कहूँगा कि बेटा गिलास स्टील के रखा कर। यह सब तो चलता ही रहता है। आरुष और ऋतिक सीढ़ियों के रास्ते रूम नंबर 305 तक जाते हैं। टेबल पर पैर रखते हुए वैभव अपने सनग्लासेस हाथ में घुमाते हुए अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था। यह बताओ, तुम सब में से कौन कौन सिंगल है और कौन कौन मिंगल है? आई मीन किस किस के पास बाबू सोना है? बताओ रे, जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। वैभव ने चश्मे की डंडी से कान खुजाते हुए कहा। कुल मिलाकर 10-12 जूनियर थे, जिनमें से 3-4 को छोड़कर सभी ने हाथ खड़ा कर दिया। ए तू, हाँ तू ही ब्लू टॉप वाली, चल इधर आ। वैभव ने पीछे खड़ी एक लड़की को देखते हुए कहा। तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना? चल उस वाइट शर्ट वाले लड़के को किस कर। वैभव ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुना नहीं तूने? वैभव मुट्ठी खींचते हुए लड़की की तरफ बढ़ा। लड़की भी घबराते हुए पीछे हटने लगी। अच्छा, सीनियर से सयान पट्टी। वैभव ने मुस्कुराते हुए जैसे ही लड़की का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लड़की एकदम से साइड होते हुए बोली। देखिए, आप सीनियर है, इस नाते हम आपकी इज्जत करते हैं, पर इज्जत भी जब तक ही की जाएगी जब तक आप अपनी हद में रहेंगे। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी ने अभी तक इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई वैभव या उसके ग्रुप से इस तरह ऊंची आवाज़ में बात कर सके। वैभव इस बात से तिलमिला गया और चीखते हुए बोला। तू इस तरह बात करेगी मुझसे? वैभव पाटिल से? तेरी हिम्मत कैसे हुई? भूल गई क्या यह वैभव पाटिल क्या क्या कर सकता है? कहते कहते वैभव जैसे ही उस पर हाथ उठाने को हुआ, पीछे से आरुष ने आकर उसका कॉलर पकड़ लिया और अपने सामने करते हुए बोला। मिस्टर वैभव, ज़्यादा इज्जत तुझे पचती नहीं है क्या? क्यों हर बार तू यही 2 कौड़ी की हरकतें दोहराता है? वैभव आरुष का हाथ झटकते हुए अपने साथियों से बोला। लेट्स गो गाइस, और मुड़ते उसकी तरफ आंखों में आई विल सी यू लेटर का इशारा करते हुए चला गया। अब सभी भी अपनी अपनी क्लासेस में जाइए, कहते हुए आरुष भी ऋतिक के साथ चला गया। आरुष और ऋतिक की क्लास आज थी नहीं, इसलिए दोनों वापस आकर कैंटीन में बैठ गए। ऋतिक ने टीटू को 4 चाय का ऑर्डर दिया और दोनों बातें करने लगे। यार, इस वैभव का कुछ तो करना पड़ेगा। हम क्या करें? हम तो बस वही कर रहे हैं जो हमारा काम है। तुम दोनों ने ही मुझे फंसाया था इस सो कॉल्ड एंटी रैगिंग कमेटी के चक्कर में। चल कोई ना सोना, ये लास्ट ईयर है। ऋतिक ने टीटू के हाथ से चाय के कप टेबल पर रखते हुए कहा। तभी रिया भी हाथों में फाइल्स पकड़े हुए आई और ठंडी सांस छोड़ते हुए और उसके बगल वाली चेयर पर बैठ गई और नीचे से ऋतिक के जोर से पैर मारते हुए मुंह बनाते हुए बोली। कमीने, अपना काम करना खुद सीख ले। कब से तेरा असाइनमेंट करने में लगी हूँ। रिया आरुष की तरफ मुड़ते हुए बोली। क्या हुआ उस पाटिल के बच्चे का? आरुष, कुछ नहीं, बस वही रोज का। रिया, मुझे ऐसा लगता है वह कुछ तेरी वजह से भी
यह सब करता है। ऋतिक चल अब छोड़ वह सब, चाय पी। यह शिवम कहाँ रह गया? रिया चाय की चुस्कियाँ लेते हुए बोली, आ रहा है अभी, बस पड़ा हुआ है अपनी ऋतु मैडम को मनाने के चक्कर में। इतने में पीछे से शिवम मैडम को मनाने और ऋतु आते हैं। ऋतु कुर्सी पर बैठते हुए बोली, मनाना क्या इसका हम लोग तो बस 2-4 सॉरी बेबी, सॉरी स्वीट बोलने पर ही मान जाते हैं। अगले दिन फिर वही शुरू। रिया, अरे यार अब बेचारे की नज़र ही ऐसी है, हर तरफ लड़कियों पर जाकर ही रुकती है। वैसे उस वैभव का क्या हुआ? सुना है इस बार ज़्यादा नहीं बोला? शिवम ने आरुष के कंधे पर थपकी मारते हुए कहा। अरे छोड़ो सब, अब चाय पियो। ऋतिक ने चाय का कप शिवम को देते हुए कहा। इसके लिए तो कॉफ़ी मंगा दे, रिया ने आरुष की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं आज मन नहीं है, आरुष ने जेब से फ़ोन निकालते हुए कहा। सभी चाय पीते हुए बातों में खो गई, पर आरुष के दिमाग में वही लड़की घूम रही थी जिसने वैभव को थप्पड़ मारा। दूध समान गोरी, मध्यम बाल, बड़ी बड़ी आंखें। पता नहीं क्यों आरुष के मन में बार बार उसके ख्याल आ रहे थे। वर्तमान ब्रेक लगाने और फ़ोन की आवाज़ के साथ ही आरुष का ध्यान टूटा। वॉचमैन ने गेट खोला और गाड़ी एक बड़े से आलीशान बंगले के अंदर पहुंची। बड़ा मैन गेट खुलते ही बंगले तक जाने के लिए एक सीधा रास्ते की एक और बड़ा सा गार्डन जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, फुलवारी आदि, और दूसरी ओर गैरेज। वॉचमैन को चाबी देकर आलोक ने गाड़ी गैरेज में खड़ी करने को कहा और तीनों अंदर जाने लगे। गलियारे से अंदर जाकर एक बड़ा ही आलीशान बंगला जो दूधिया रोशनी से जगमगा रहा था। बड़े बड़ी झूमर, सुंदर पेंटिंग से सजे उस घर में तीनों को कोई दिखाई नहीं दिया। आरुष ने आवाज़ लगाई, दादा ओ दादा। तभी ऊपर से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो शर्ट और पजामा पहने हुए था और एक हाथ में धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए आया। अरे लाला, हम जगे ही हैं, चिंता हो रही है, बहुते ही रात हो गई ना। हमको बड़े लल्ला की तो पतो हाथी पर तुम्हारी ना, सो हमने तो कह दही कि लल्ला आ गए, दादा ने नीचे आते हुए कहा। आलोक अपने कमरे में चला गया। यह मोहन दादा थे जो हमेशा से गौर परिवार के साथ ही रहते हैं। वह अम्मा आरुष के पिताजी की माँ के मायके के गांव के ही है। कहने को तो मोहन दादा इस घर के नौकर है, पर इस घर के अहम सदस्य की तरह है। सब दादा को अपना ही समझते हैं। अब दादा आप वह सब छोड़ो, यह बताओ कि कुछ रखा है खाने को? पार्टी का सारा खाना भागदौड़ में पच गया। रिया पेट पर हाथ रखते हुए मुंह बनाकर कहती, अरे हाँ हाँ लाली, हमें छोटी लाली ने बताई दे। चलो तुम बैठी जाओ, हम लाए रहे। दादा किचन की तरफ जाते हुए बोले, बस दादा बस, आपका इतने प्यार से लाली बोलना ही आधा पेट भर देता है। रिया ने नाटक की तरह एक्टिंग करते हुए कहा, अरे लाली तुम सब हमारे अपने हो और फिर हमारी तो जैसी भाषाएं। दादा ने रिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, छोटे लाला तुमको लगाई दे? दादा ने मुड़ते हुए पूछा। नहीं दादा, बस इसी भुक्कड़ को दे दो। अरुषि ने प्रिया को सर पर चपत लगाते हुए कहा, तू जलता क्यों है रे सोना? तू रोकना, तेरी फैमिली को बोल दे सबसे कि कोई भी मुझसे और ऋतिक से प्यार ना करे। रिया ने आरुष को चिढ़ाते हुए कहा, बस बस लाली, अब लड़ाई ना करो, जल्दी खाई लो, सब जग जाएंगे। दादा ने कहा। आरुष अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। रिया, दादा ऋतिक कहाँ सोया है? दादा प्रेम लाला के कमरा में। रिया, आयुषी के कमरे में कौन है? दादा लाली अकेली सोई रही है, तुम पहले खाना खाई लो, फिर हम दे जाएंगे चादर। रिया, नहीं नहीं दादा, आप परेशान मत होना, मुझे तो बस थोड़ा सा ही खाना है। एक काम करो, आप चादर निकाल लाओ, मैं प्लेट साफ कर देती हूँ। दादा, अरे नहीं लाली, हम कर देंगे, तुम पहुँचो कमरा में, हम ला रहे हैं चादर। आज उषा बिटिया ने धुलवाए रहे कपड़ा तो कमरा में चादर ना रखी। रिया, अरे मैं करती हूँ ना, आप निकाल लो चादर। दादा, नहीं मानेगी बेटा, चलो आओ जल्दी करके। रिया काम करके आयुषी के कमरे में आ जाती है और सो जाती है। उधर आरुष अपने कमरे में करवटें बदल रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार उस लड़की का ख्याल आ रहा था जो आज उन्हें मिली थी। क्या यह वही थी जो 2 साल पहले कॉलेज में मिली थी? जिसको देखकर आरुष के लिए वक्त ठहर सा गया था, पर वह तो उस दिन के बाद कभी कॉलेज भी नहीं आई। क्या यह वही
थी। करवटें बदलते बदलते जाने कब आरुष को नींद आ गई। सुबह मोबाइल के अलार्म के साथ 5 बजे आरुष की नींद खुली।